नमस्कार, स्वागत है आपका सुपर प्राइम टाइम में आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की हर बड़ी और अहम खबर। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। लेबनान में इजरायली डिफेंस फोर्स की फिर से भीषण बमबारी हुई है। हिजबुल्लाह के 60 इंटेलिजेंस साइट्स को तबाह कर दिया गया है। इजरायल के हमले में 23 लोगों की मौत हुई है। हमले में 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जानकारी मिल रही है। इजरायली सेना जिस तरह से लेबनान में विनाश की बरसात कर रही है, वो इस बात का संदेश है कि अब हिजबुल्लाह का अंत बहुत निकट है। हिजबुल्लाह का हाल भी वही हो रहा है जो गाजा में हमास का हुआ है। सिर्फ 4 दिन के ऑपरेशन के दौरान ही इजरायल ने न सिर्फ हिजबुल्लाह की 90% लीडरशिप को खत्म कर दिया है, बल्कि उसकी आधी सैन्य शक्ति को जलाकर भस्म कर दिया है। इजरायल को इतनी बड़ी कामयाबी इसलिए मिली क्योंकि आईडीएफ ने हिजबुल्लाह पर एक दिन के अंदर ही 1500 करोड़ रुपए की मिसाइलों की बरसात कर दी। लेबनान में विनाश का जो दरवाजा खुला है वो बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा है। लेबनान में इजरायल के हमले हर बीतते दिन के साथ विध्वंसक होते जा रहे हैं। आईडीएफ की बमबारी से लेबनान की धरती 3 दिनों से पूरी तरह से दहल रही है। लगातार तीसरे दिन इजरायली एयरफोर्स ने लेबनान के 12 शहरों में नए सिरे से बमबारी की। अब इजरायली एयरफोर्स लेबनान की धरती पर 2000 किलो के महाबमों की बरसात कर रही है। दो 2000 किलो के बम से जो विस्फोट हो रहे हैं उससे लेबनानी शहर शमशान बनते जा रहे हैं। बैरूत, कफ्र मलका, कफ्र किला, अल ओरुश, तौल, एनकाना, अदशीत, हारौफ, बेक्का, जिया। लेबनान के ये वो शहर हैं जहां इजरायली एयरफोर्स नए सिरे से तबाही मचा रही है। 24 घंटे के अंदर यहां इजरायल ने 3 बार भीषण बमबारी की। चौबीस सितंबर को दोपहर 3 बजे बैरूत में आईडीएफ ने टारगेटेड अटैक किए। बमबारी में एक इमारत पूरी तरह से तबाह हो गई। इस हमले में हिजबुल्लाह की मिसाइल और रॉकेट फोर्स का हेड इब्राहिम कोबैसी भी मारा गया। आईडीएफ की भीषण बमबारी में हिजबुल्लाह की लीडरशिप करीब करीब खत्म हो चुकी है। आईडीएफ ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अब हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप में सिर्फ 3 लोग बचे हैं। ये है हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह, हिजबुल्लाह के दक्षिणी मोर्चे का कमांडर अली कराकी और हिजबुल्लाह की बद्र यूनिट का हेड अबू अली। हिजबुल्लाह की लीडरशिप में अब यही 3 लोग बचे हैं। बाकी 18 लोगों का खात्मा हो चुका है। इजरायली सेना और मोसाद अब हसन नसरल्लाह की लोकेशन ट्रैक करने में जुटी है। हसन नसरल्लाह खत्म तो हिजबुल्लाह खत्म हो जाएगा।
इजरायली सेना के मुताबिक उसने एक दिन के अंदर लेबनान में 1500 करोड़ रुपए की मिसाइलों की बरसात की। इजरायल के अकल्पनीय हमले में न सिर्फ हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप खत्म हो गई, बल्कि उसकी सैन्य शक्ति भी आधी हो गई। इजरायल और अमेरिका का कहना है कि ऑपरेशन नॉर्दर्न एरो की वजह से हिजबुल्लाह का आधा सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर तहस नहस हो गया है। जी हां, इजरायल ने हिजबुल्लाह की आधी सैन्य शक्ति को खत्म कर दिया है। आईडीएफ के मुताबिक 3 दिन पहले तक हिजबुल्लाह के पास 1,40,000 रॉकेट और मिसाइलों का जखीरा था, लेकिन इजरायल ने प्रचंड हमला कर हिजबुल्लाह के आधे रॉकेट और मिसाइल को तबाह कर दिया है। यानी करीब 70,000 रॉकेट और मिसाइलें जल चुकी हैं। अब हिजबुल्लाह के पास करीब 70,000 रॉकेट और मिसाइलें बची हैं। आईडीएफ का दावा है कि उसने हिजबुल्लाह के 50% हथियार, 50% के करीब रॉकेट लॉन्च पैड और 60% ठिकानों को मलबे में बदल दिया है। कुछ ऐसी ही रिपोर्ट पेंटागन की भी है। पेंटागन के मुताबिक इजरायल के हालिया हमलों में हिजबुल्लाह को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। इजरायली एयरफोर्स की बमबारी में हिजबुल्लाह की आधी ताकत खत्म हो चुकी है। पेंटागन का दावा यह है कि इजरायल के हमले के बाद हिजबुल्लाह की सैन्य शक्ति 20 साल पीछे पहुंच गई है। माना जा रहा है कि लेबनान में अब इजरायल के हमले का अगला चरण शुरू होने जा रहा है। इजरायली सेना इसीलिए दक्षिणी लेबनान को खाली करवा रही है। आईडीएफ ने फिर से पर्चियां गिराकर कहा है कि लोग जल्द से जल्द दक्षिणी लेबनान को छोड़ दें। आईडीएफ के अल्टीमेटम के बाद दक्षिणी लेबनान के लोग सीरिया की तरफ जा रहे हैं। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने लेबनान के लोगों को अंतिम चेतावनी दे दी है। नेतन्याहू ने कहा है कि अगर लोग हिजबुल्लाह को अपने घरों में मिसाइल और बारूद रखने देंगे तो उनका घर तबाह होना तय है। नेतन्याहू ने यह चेतावनी इसलिए दी है क्योंकि हिजबुल्लाह अब आम लोगों और उनके घरों को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। अपनी रॉकेट और मिसाइलों को इजरायल के हमलों से बचाने के लिए उन्हें लोगों के घरों में रख रहा है। यही वजह है कि नेतन्याहू ने अब अंतिम चेतावनी जारी कर दी है। कई देश भी अपने नागरिकों को लेबनान से बाहर निकाल रहे हैं। ब्रिटेन ने अपने नागरिकों से लेबनान छोड़ने को कहा है। ब्रिटेन ने लेबनान से अपने नागरिकों को बाहर निकालने की घोषणा भी कर दी है। दूसरी तरफ लेबनान में उन पर्चियों से हड़कंप मचा हुआ है जो आईडीएफ ने गिराए हैं। इन पर्चियों में एक क्यूआर कोड है। आईडीएफ ने कहा है कि लोग इस क्यूआर कोड को अपने फोन से स्कैन करें। स्कैन करने के बाद लोगों को पता चलेगा कि किस इलाके को खाली करना है और कहां जाना है। लेकिन हिजबुल्लाह ने लोगों से अपील की है कि वो क्यूआर कोड को स्कैन ना करें। हिजबुल्लाह ने कहा है कि ये पेजर अटैक की तरह ही मोसाद की खतरनाक साजिश है। अगर बारकोड स्कैन किए गए तो लोगों के फोन हैक हो जाएंगे। उनकी जानकारी इजरायली सेना के पास पहुंच जाएगी, जिसका इस्तेमाल वो हमले के लिए करेगी। खैर, दहशत के बीच लोग दक्षिणी लेबनान को छोड़ रहे हैं। माना जा रहा है कि अब लेबनान में घुसकर आईडीएफ हिजबुल्लाह के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन लॉन्च करेगी। लेकिन हिजबुल्लाह ने प्रोपेगेंडा वीडियो जारी कर इजरायल को बड़ी धमकी दे दी है। हिजबुल्लाह ने कहा है कि अगर इजरायल की सेना लेबनान में घुसी, अगर उसने ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया
तो हिजबुल्लाह लेबनान की धरती को आईडीएफ के सैनिकों और हथियारों की कब्रगाह बना देगा। जाहिर है लेबनान युद्ध का जिस तरह से विस्तार होता जा रहा है वो इस बात का सबूत है कि अरब में महासंग्राम शुरू हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस वक्त की बड़ी खबर, दक्षिणी लेबनान में इजराइल ने बड़ा हमला किया है। बिंत जबेल में आईडीएफ ने भीषण बमबारी की है। इजराइल के हमले में 4 लोग मारे गए हैं। बीते 100 घंटे से इजराइल और हिजबुल्लाह के आसमानी प्रहार से दहल रहा है। उत्तरी इजराइल के कई शहर बारूदी धमाके से सुलग रहे हैं, मगर इसी बीच आज सुबह हिजबुल्लाह ने पहली बार तल अवीव पर मिसाइलों से धावा बोला। जानते हैं, हिज्ब के बैलिस्टिक ब्रह्मास्त्र के टारगेट पर तल अवीव के रिहायशी इलाके नहीं बल्कि मोसाद का हेडक्वार्टर था। हालांकि इजरायली डिफेंस ने हिज्ब की बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट करने का दावा किया, लेकिन अगर ये मिसाइल तल अवीव को हिट करती तो कितना विनाश होता, देखिए इस रिपोर्ट में। अब तक हिजबुल्लाह उत्तरी इजराइल पर रॉकेट बरसा रहा था। हाइफा, जूडिया, सामारिया, हदेरा और एकर जैसे इलाकों पर ड्रोन और मिसाइलों से ताबड़तोड़ प्रहार कर रहा था। मगर आज पहली बार हिजबुल्लाह ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर आसमानी प्रहार किया। रॉकेट के साथ साथ बैलिस्टिक मिसाइल से तेल अवीव के आसमान में गदर मचाया। मीडिया रिपोर्ट्स में जो खबरें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक बीती रात से सुबह तक हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल पर 300 से ज्यादा रॉकेट से हमला किया। हिजबुल्लाह ने फादी 3 रॉकेट से इजराइल में तबाही मचाई। तेल अवीव पर कदर 1 बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया। दावा है कि हिज्ब ने मोसाद के हेडक्वार्टर पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी। हालांकि इजराइल ने गुश्तदन इलाके में मिसाइल को इंटरसेप्ट किया। डेविड स्लिंग डिफेंस सिस्टम से कदर 1 मिसाइल को मार गिराया। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि जिस वक्त इजरायली डिफेंस ने मिसाइल को इंटरसेप्ट किया, जिस वक्त मिसाइल को आसमान में हिट किया, उस दौरान एक विमान आसमान से गुजरता दिखाई दिया। जरा सोचिए, अगर इजरायली डिफेंस डेविड स्लिंग से थोड़ी सी भी चूक होती, अगर हिज्ब की मिसाइल कदर 1 टारगेट से पहले विमान से टकरा जाती तो तबाही और भीषण नरसंहार का मंजर और भी ज्यादा भयावह होता। हालांकि वक्त रहते इजरायली डिफेंस ने हिजबुल्लाह के बड़े मिसाइल अटैक को नाकाम कर दिया। मगर यकीन मानिए, अगर हिजबुल्लाह की कदर 1 मिसाइल तेल अवीव पर गिरती, अगर मोसाद के हेडक्वार्टर को हिट करती, तो तेल अवीव में कई किलोमीटर तक तबाही और विस्फोटक कोहरा मच सकता था। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर पहली बार हिजबुल्लाह ने जिस बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया उसका नाम कदर 1 है। आपको बता दें कि कदर 1 एक मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है
जो मैक 5 यानी 6174 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरती है, टारगेट को हिट करती है। इस मिसाइल की मारक क्षमता करीब 1350 किलोमीटर तक है। इतना ही नहीं, कदर 1 बैलिस्टिक मिसाइल 1000 किलो तक के विस्फोटक ले जाने में सक्षम है। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि ईरान की शहाब 3 मिसाइल के अपग्रेडेड वर्जन यानी कादर 1 को नॉर्थ कोरिया मिसाइलों के डिजाइन में तैयार किया गया है। लेबनान के तो क्या मिडिल ईस्ट की जंग में अब विदेशी और मॉडिफाइड हथियारों का इस्तेमाल शुरू हो चुका है? क्योंकि कुछ रोज पहले हिजबुल्लाह ने रूस के Tu-143 जेट रेकॉन ड्रोन को T-3 क्रूज मिसाइल बनाया और फिर धड़ल्ले से इसका इस्तेमाल उत्तरी इजराइल के रिहायशी इलाकों पर किया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कदर 1 मिसाइल से हिजबुल्लाह ने मोसाद के हेडक्वार्टर को ही क्यों निशाना बनाया? आखिर इसके पीछे का मकसद क्या था? तो आपको बता दें, असल में हिजबुल्लाह का टारगेट इजराइल की 8200 यूनिट के हेडक्वार्टर को तबाह करना था, क्योंकि इजराइल की 8200 यूनिट ने ही चंद दिनों पहले ऑपरेशन बीपर का प्लान तैयार किया और इसे अंजाम तक पहुंचाया। दरअसल इजराइल की यूनिट 8200 को सबसे बड़े चैलेंज दिए जाते हैं और इसीलिए इसमें सबसे बेहतरीन जवानों की तैनाती होती है। यूनिट 8200 इजराइल की टॉप सीक्रेट साइबर वॉरफेयर यूनिट है। यह दुनिया भर से इंटेलिजेंस जुटाने का काम करती है। इसे इजराइल का अर्ली वार्निंग सिस्टम कहा जाता है। तकनीकी प्रतियोगिताओं के टॉपर्स को इस यूनिट में रखा जाता है। ये दुनिया के सबसे बेहतरीन टेक प्रोफेशनल्स होते हैं। इजराइल की इस यूनिट के बारे में कहा जाता है कि यहां करियर लंबा नहीं चलता। तकनीक में पिछड़ते लोगों को हटाकर यंग माइंड, ब्राइट माइंड युवाओं की तैनाती होती रहती है। इजराइल की इस यूनिट ने कई बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दिया है और इनमें सबसे ऐतिहासिक ऑपरेशन था ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को ठप कर देना। बस इजराइल से ऑपरेशन बीपर का इंतकाम लेने के लिए हिजबुल्लाह ने तेल अवीव में मौजूद यूनिट 8200 के मुख्यालय को तबाह करने का प्लान बनाया, मगर वो नाकाम रह गया। इस हमले के बाद इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह को चेतावनी भी दी। एक तरफ नेतन्याहू ने लेबनान के लोगों से हिजबुल्लाह की मदद ना करने की अपील की, तो वहीं इजराइल की तर्ज पर हिज्ब ने भी उत्तरी इजराइल के लोगों से अपना घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाने का अल्टीमेटम दिया, ठीक वैसे ही जैसे गाजा में इजराइल करता था। मतलब ये कि अब हिजबुल्लाह इजराइल के संपूर्ण विनाश के लिए आमादा हो चुका है। इसी बीच खबरें यह भी सामने आ रही हैं कि जल्द इजराइल के खिलाफ प्रॉक्सी संगठन भी मोर्चा खोलने वाले हैं। ऐसे में यह देखना होगा कि चारों तरफ से घिरा इजराइल कैसे हिजबुल्लाह और प्रॉक्सी के बारूदी चक्रव्यूह को तोड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। लेबनान के कफ्र चुबा में भी बमबारी हुई है। आईडीएफ के हमले में 2 इमारतें तबाह हो गई हैं। हिजबुल्लाह के कई लड़ाके यहां मारे गए हैं। लेबनान पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे इजराइल के सामने एक और फ्रंट खुल गया है। अब इजराइल को लेबनान के
अवाना गोलान हाइट्स पर फोर्स की डिप्लॉयमेंट करनी पड़ रही है, क्योंकि ईरानी प्रॉक्सी ने यह ऐलान कर दिया है कि अगर लेबनान पर हमले नहीं रुके तो सारे प्रॉक्सी संगठन मिलकर इजराइल पर हमला कर देंगे। इसके लिए तैयारी भी कर ली गई है। 40,000 से ज्यादा लड़ाके इराक और सीरिया होते हुए गोलान हाइट्स पहुंच चुके हैं। यानी अब इजराइल के सामने बड़ा संकट है। गाजा, लेबनान के बाद गोलान हाइट्स पर भी भीषण युद्ध शुरू हो सकता है। इजराइल चाहे कितने भी हिजबुल्लाह ठिकाने तबाह कर दे, लेकिन जब नसरल्लाह का फरमान जारी होगा तो हिजबुल्लाह लड़ाके इस तरह विध्वंसक हमले करते हैं। इजराइल पर पहला हमला, इजराइल पर दूसरा हमला, इजराइल पर तीसरा हमला, इजराइल पर चौथा हमला, इजराइल पर पांचवा हमला। हिजबुल्लाह के हमलों का दायरा इतना ज्यादा था कि बेंजामिन नेतन्याहू को इमरजेंसी मीटिंग बुलानी पड़ी और फिर एक नया ब्लूप्रिंट तैयार किया गया। पिछले 3 दिनों से लगातार हमले कर रहा इजराइल अब ये सोचने के लिए मजबूर है कि इतने हमलों के बाद भी आखिरकार हिजबुल्लाह कमजोर क्यों नहीं पड़ रहा है। दरअसल इसके पीछे हिजबुल्लाह को लगातार मिल रही मदद है। ईरान के रास्ते रूस और चीन हथियार लेबनान तक पहुंचा रहे हैं, जिसके दम पर हिजबुल्लाह लगातार हमले कर रहा है, खासतौर से दक्षिणी लेबनान में भारी नुकसान के बाद भी। अब हिजबुल्लाह की मदद के लिए ईरानी प्रॉक्सी भी युद्ध में कूद पड़े हैं। ऐसे में युद्ध के 2 फ्रंट खुल गए हैं। एक तरफ लेबनान से हिजबुल्लाह लड़ाके हमले कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ गोलन हाइट्स पर ईरानी प्रॉक्सी के 40,000 लड़ाके पहुंच रहे हैं, जो एक भीषण युद्ध शुरू करने वाले हैं। ऐसे में उनका मुकाबला करने के लिए इजराइल पर जल्द से जल्द ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने का दबाव है। हालांकि कुछ घंटे पहले हिजबुल्लाह ने इजराइल को दहलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मिसाइल और रॉकेट दागे गए, खासतौर से उत्तरी बॉर्डर पर इजरायली मिलिट्री पोस्ट को टारगेट किया गया, जबकि मिसाइल से इजराइल के पोर्ट और एयर बेस को दहलाने की कोशिश की गई। हिजबुल्लाह ने धमकी दी है कि उसकी ताकत को कमतर आंकने की कोशिश ना की जाए। इजराइल का विनाश निश्चित है। हिजबुल्लाह के हमलों पर इजराइल ने दावा किया है उसने हिजबुल्लाह के 50% से ज्यादा रॉकेट इंटरसेप्ट कर लिए। इजराइल ने उत्तरी बॉर्डर को अभेद्य किले में बदल दिया है। खासतौर से 3 लेयर डिफेंस सिस्टम लगाकर वो करीब करीब हर हमले को नाकाम करने का दावा कर रहा है। लेकिन इजराइल के लिए मुसीबत अब दूसरे बॉर्डर पर बढ़ गई है। गोलन हाइट्स पर ईरानी प्रॉक्सी लड़ाके पहुंचने से भारी नुकसान का खतरा है। ऐसे में इजराइल जल्द से जल्द ग्राउंड ऑपरेशन करके हिजबुल्लाह के तमाम ठिकानों को नष्ट कर देना चाहता है। इस बीच इजराइल की एयर स्ट्राइक जारी है। इजराइल ने लेबनान और सीरिया दोनों जगहों पर बम गिराए, मिसाइलें दागी। सीरिया पर किए हमले में तारतुस इलाके को काफी नुकसान पहुंचा है। दरअसल तारतुस में रूसी बेस मौजूद है, जिसके पास इजराइल की मिसाइलें गिरी। सीरिया ने दावा किया है कि उसके डिफेंस सिस्टम ने मिसाइलों को मार गिराया। यानी इजराइल अब उस गठबंधन से टकराने को तैयार है जिसमें रूस, ईरान, चीन और नॉर्थ कोरिया शामिल है। हालांकि अभी ईरान और रूस ही ईरानी प्रॉक्सी की मदद कर रहे हैं। ऐसे में अरब में महाविध्वंस की शुरुआत हो सकती है, क्योंकि पश्चिमी देश इजराइल की मदद के लिए कभी भी युद्ध में उतर सकते हैं। एक तरफ से हिजबुल्लाह ताबड़तोड़ रॉकेट इजराइल पर दाग रहा है, दूसरी तरफ से गोलन हाइट्स पर भी मिसाइल स्ट्राइक की जा सकती है, जिसके लिए हिजबुल्लाह, हमास और हूती के 40,000 लड़ाके तैयार हैं, जो इजराइल पर 2 फ्रंट से हमला कर सकते हैं। लेबनान से हिजबुल्लाह लड़ाके रॉकेट स्ट्राइक कर रहे हैं, जबकि गोलन हाइट्स से ईरानी प्रॉक्सी प्रहार की तैयारी में है।
गोलन हाइट्स के पास 40,000 लड़ाके पहुंच चुके हैं जो अलग अलग रूट से यहां पहुंचे हैं। वहां से रॉकेट मिसाइल से इजराइल पर हमले का ब्लूप्रिंट बना लिया गया है। यमन से हूती लड़ाकों की ब्रिगेड सीरिया में जा घुसी है, जबकि इराक से अल नुजमा ने अपने लड़ाकों को गोलन हाइट्स भेजा है। सीरिया में सक्रिय बद्र ऑर्गेनाइजेशन ने भी अपने लड़ाके यहां भेज दिए हैं। ये सभी मिलकर इजराइल को दहलाने का प्लान बना चुके हैं। इसके अलावा हिजबुल्लाह के पास एक घातक हथियार पहुंच चुका है जिसका नाम P-800 मिसाइल है, जो रूस से ईरान भेजी गई है। आगे P-800 ऑनिक्स को ईरान ने लेबनान तक पहुंचाया है। हिजबुल्लाह के अलावा दूसरे प्रॉक्सी गुटों को भी रूसी P-800 मिसाइल की सप्लाई की गई है, जिसमें हूती का नाम भी शामिल है। P-800 ऑनिक्स मिसाइल की रेंज 600 से 800 किलोमीटर होती है, जबकि P-800 की स्पीड 3,200 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इसकी विस्फोट तक ले जाने की क्षमता 500 किलो से ज्यादा है, जिससे दुश्मन के खेमे में भारी तबाही मचा सकती है। एक तरफ हिजबुल्लाह ने गोलन हाइट्स फ्रंट खोल दिया है, दूसरी तरफ ईरान से भी इजराइल पर हमले करने के लिए दबाव बना रहा है। हिजबुल्लाह की तरफ से कहा गया है कि ईरान को हमारे साथ आना चाहिए, जिससे पश्चिमी देशों से मुकाबला किया जा सके और इसकी शुरुआत इजराइल पर हमला करके हो सकती है। हालांकि इस पर ईरान से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन यूएन में ईरान के प्रेसिडेंट पेजेश्कियान ने अपने भाषण में इशारा दे दिया था कि वो युद्ध में उतरकर अमेरिका को मौका नहीं देना चाहते, जिससे अरब में स्थिति और बिगड़ जाए। लेकिन ईरान बैकडोर से हिजबुल्लाह की मदद कर रहा है, जिसमें रॉकेट और मिसाइल की खेप दी जा रही है, जिसके दम पर हिजबुल्लाह लगातार हमले कर रहा है। अब इजराइल को ताजा धमकी दी है। अगर दक्षिणी लेबनान में इजराइल ने घुसने की कोशिश की तो उसे अपने टैंक छोड़कर भागना पड़ेगा। हिजबुल्लाह की हर धमकी के बाद बड़े हमले होते हैं। हालांकि इजराइल हमले नाकाम करने का दावा कर रहा है। दूसरी तरफ दक्षिणी लेबनान के कई इलाकों को समतल करने के लिए इजराइल ने हमले किए हैं। हमलों पर इजरायली सेना के प्रवक्ता डैनियल हैगरी ने कहा है, हम ये दिखाना जारी रखेंगे कि हिजबुल्लाह ने पिछले 20 साल में क्या किया है। एक बड़े षड्यंत्र के तहत उसने दक्षिणी लेबनान को आतंकी अड्डों में बदल दिया, जो अब हमारे लिए युद्ध का मैदान है। लेकिन उसके लिए हिजबुल्लाह से युद्ध लंबा खिंच सकता है, क्योंकि हिजबुल्लाह के साथ न सिर्फ ईरानी प्रॉक्सी आ गए हैं, बल्कि ईरान रूस से हाईटेक हथियार पहुंच रहे हैं, जिससे वो इजराइल को तबाह करने में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। संयुक्त राष्ट्र संघ में ज़ेलेंस्की के एक बयान से खलबली मच गई है। यूक्रेनी राष्ट्रपति का यह दावा है कि पुतिन के टारगेट पर यूक्रेन के 3 न्यूक्लियर प्लांट हैं। 2024 खत्म होने से पहले रूस इन प्लांट्स को तबाह कर देगा। ऐसे में यूरोप और अमेरिका की टेंशन बढ़ गई है। टेंशन की वजह इन परमाणु प्लांट से निकलने वाला रेडिएशन है, जिसका यूरोप तक पहुंचना तय है। और अगर ऐसा हुआ तो यूरोप में न्यूक्लियर तबाही होने से कोई नहीं रोक पाएगा। ज़ेलेंस्की का अमेरिका दौरा शुरू हुए 48 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। एक के बाद एक बैठकों का दौर जारी है। ज़ेलेंस्की की कोशिश है अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को लॉन्ग रेंज हमलों की इजाजत के लिए मनाने की। लेकिन इस बीच ज़ेलेंस्की ने पुतिन के उस प्लान से पर्दा उठा दिया है, जिसके कामयाब होने का मतलब होगा यूरोप में न्यूक्लियर तबाही। 24 सितंबर को यूक्रेनी राष्ट्रपति ने संयुक्त राष्ट्र को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि रूस यूक्रेन के 3 न्यूक्लियर प्लांट्स में विस्फोट की साजिश रच रहा है।
ज़ेलेंस्की का दावा है कि रूस जानबूझकर उसके न्यूक्लियर प्लांट्स पर हमले कर रहा है। वो सर्दियों से पहले यूक्रेन की बिजली सप्लाई ठप करना चाहता है। हालांकि रूस के इस प्लान और न्यूक्लियर प्लांट पर हमले की जानकारी हमने सुपर प्राइम टाइम में 21 सितंबर की रिपोर्ट में दी थी। लेकिन इन हमलों के बीच बार बार जंग की आंच न्यूक्लियर पावर प्लांट तक पहुंच रही है और दहशत बढ़ रही है। रूस ने बीती रात यूक्रेन के खमेलनित्स्की पर हमला किया। खमेलनित्स्की में यूक्रेन का न्यूक्लियर पावर प्लांट है। रूस का एक ड्रोन न्यूक्लियर पावर प्लांट के बेहद करीब से गुजरा। यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस जानबूझकर पावर प्लांट को टारगेट कर रहा है। रूसी सेना के टारगेट पर यूक्रेन के परमाणु प्लांट हैं। यूक्रेनी शहरों को जलाने के साथ ही रूसी सेना ने यूक्रेनी परमाणु प्लांट को तबाह करने के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया है। और इसी के साथ धरती पर परमाणु विनाश का अब तक का सबसे बड़ा संकट पैदा हो गया है। दरअसल यूक्रेन में कुल 4 न्यूक्लियर प्लांट हैं। खमेलनित्स्की, ज़ेपोरिजिया, रिन्वे और मैकोलेव। 3 मार्च 2022 से ज़ेपोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट पर रूसी सेना का कब्जा है, लेकिन खमेलनित्स्की, रिन्वे और मैकोलेव प्लांट अब भी यूक्रेन के पास हैं। ऐसे में पुतिन ने इन तीनों प्लांट्स को तबाह करने का प्लान तैयार किया है। दरअसल सर्दियां करीब हैं, ऐसे में पुतिन पूरे यूक्रेन की बिजली ठप करने की तैयारी में है, ताकि ब्लैकआउट में ठंड की वजह से यूक्रेन रूस के सामने घुटने टेक दे। ऐसे में उनकी कोशिश न्यूक्लियर प्लांट के एक हिस्से को तबाह करने की है। इसी के साथ यूरोप पर परमाणु विनाश का बहुत बड़ा खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि रूस के हमले की वजह से अगर परमाणु प्लांट के रिएक्टर को नुकसान हुआ तो पूरे यूरोप में एटमी रेडिएशन फैल सकता है। ज़ेलेंस्की का दावा है कि रूस के इस प्लान में चीन भी उसकी मदद कर रहा है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने एक अमेरिकी न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा, रूस चीनी सैटेलाइट का इस्तेमाल कर रहा है। वो परमाणु प्लांट्स की तस्वीरें ले रहा है, और अगर रूस किसी चीज की तस्वीर लेता है तो उस पर बहुत बड़ा खतरा है। दावा है कि रूस ने दिसंबर से पहले सभी न्यूक्लियर प्लांट्स को तबाह करने की डेडलाइन तय की है। रूस सबसे पहला हमला किस न्यूक्लियर प्लांट पर करेगा, यह भी तय हो चुका है। दरअसल रूस सभी न्यूक्लियर प्लांट्स पर एक साथ हमले नहीं करने वाला है। उसका सबसे पहला टारगेट खमेलनित्स्की का न्यूक्लियर प्लांट होगा। 2 दिन पहले रूस का खोजी ड्रोन इस प्लांट के पास मंडराता हुआ नजर आया था। दावा है कि हमले से पहले रूसी सेना इस प्लांट की रेकी कर रही है। इसीलिए माना जा रहा है कि पुतिन सबसे पहले खमेलनित्स्की न्यूक्लियर प्लांट को तबाह करेंगे। इधर अमेरिका में ज़ेलेंस्की और बाइडेन के बीच मीटिंग्स का दौर जारी है। दावा है कि ज़ेलेंस्की ने अपना विक्ट्री प्लान बाइडेन प्रशासन को सौंप दिया है। ज़ेलेंस्की ने रूस पर लॉन्ग रेंज हमलों की इजाजत मांगी है, साथ ही न्यूक्लियर प्लांट की सुरक्षा के लिए एयर डिफेंस सिस्टम की मांग की है। माना जा रहा है कि जो बाइडेन इस बार ज़ेलेंस्की की मांगे काफी हद तक मान सकते हैं, जिसका ट्रेलर उन्होंने अपने संयुक्त राष्ट्र के संबोधन में भी दिया है। जो बाइडेन के कड़े रुख से माना जा रहा है कि अमेरिका रूस के खिलाफ यूक्रेन को कई छूट दे सकता है, जिसमें लॉन्ग रेंज हमले भी शामिल हैं। हालांकि अगर ऐसा होता है तो यूरोप पर परमाणु रेडिएशन के खतरे के बादल और गहरे हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस वक्त की बड़ी खबर लेबनान से। लेबनान के बुर्ज अल शमाली में कई ब्लास्ट हुए हैं। इजरायली हवाई हमले से बहुत बड़ा विनाश हुआ है। हमले में कई लोगों के मारे जाने की रिपोर्ट है।
देखिए किस तरह से हमले में कई लोगों के मारे जाने की जानकारी भी सामने आ रही है। दरअसल ये हमला इजराइल की तरफ से किया गया। इजरायली हवाई हमले में बड़ा विनाश हुआ है। ये इलाका जहां हमला किया गया है ये लेबनान का बुर्ज अल शमाली है, जहां पर इजराइल ने कई ब्लास्ट किए जिसमें कई लोगों के मारे जाने की जानकारी अब सामने आ रही है। रूस ने ईस्टर्न यूक्रेन जीतने के लिए हमलों की रफ्तार बढ़ा दी है, तो यूक्रेन ने रूसी धरती पर बड़े पलटवार शुरू कर दिए हैं। रूस का मकसद जीते हुए इलाकों को सुरक्षित करना है। ये तभी तय किया जा सकता है जब यूक्रेनी सेना को ईस्टर्न फ्रंट लाइन से हटाया जाए। इसके लिए पुतिन ने बेलारूस रूट इस्तेमाल करने का मन बना लिया है। बेलारूस के राष्ट्रपति ने अपने जनरल को जंग के लिए तैयार रहने के आदेश दे दिए हैं। देखिए बेलारूस के फ्रंट पर क्या सैन्य गतिविधियां हैं और कैसे कीव पर हमले का खतरा बढ़ता जा रहा है। रूस ने पूर्वी यूक्रेन का 22,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा इलाका जीत लिया और अब इसको सुरक्षित रखने के लिए जंग जारी है और इसी क्रम में रूसी सेना आगे बढ़ रही है। पूर्वी यूक्रेन के 2 बड़े मोर्चे जीतना रूसी सेना का सबसे पहला लक्ष्य है। पहला लक्ष्य है यूक्रेन का वोलोदर शहर, क्योंकि यहां से ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर यूक्रेन हथियारों की सप्लाई करता है, और दूसरा लक्ष्य है खार्किव, क्योंकि यहां से यूक्रेन बेलगोरोद पर रॉकेट और ड्रोन हमले करता है। वोलोदर की जंग में यूक्रेन पर रूसी सेना ने बड़े हमले किए हैं। अमेरिका के इंस्टीट्यूट फॉर स्टडीज ऑफ वॉर यानी ISW की रिपोर्ट है कि रूसी सेना बहुत जल्द वोलोदर पर कब्जा जमा लेगी। वोलोदर को रूसी सेना ने 3 दिशाओं से घेर लिया है। वोलोदर कस्बे से रूसी सेना 2 किलोमीटर दूर रह गई है। वोलोदर पर कब्जा होते ही हाईवे 00532 पर रूस का कब्जा हो जाएगा। इस हाईवे से यूक्रेनी सेना की रसद और हथियार सप्लाई बंद हो जाएगी। इसके बाद यूक्रेनी सेना डोनेट्स्क की जंग में मुश्किल में फंस जाएगी। रूस का दूसरा लक्ष्य है यूक्रेन के उत्तर पूर्व का शहर खार्किव। खार्किव पर कब्जा करके रूस बेलगोरोद को सुरक्षित करना चाहता है। ये 24 सितंबर को बेलगोरोद पर यूक्रेन के हमलों की तस्वीरें हैं। यूक्रेनी सेना ने बेलगोरोद पर ड्रोन और रॉकेट हमले किए हैं। यूक्रेन के हमलों से बेलगोरोद के कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। यूक्रेन से इन हमलों में रूस के 9 नागरिक घायल हुए हैं। इन हमलों को रोकने के लिए रूसी सेना खार्किव के ड्रोन लॉन्च पैड और रॉकेट लॉन्च पैड को तबाह कर रही है। रूसी सेना ने खार्किव पर वैक्यूम बम हमला किया और इस हमले में यूक्रेन का रॉकेट और ड्रोन लॉन्च पैड तबाह हो गया। खार्किव रूस के बॉर्डर से 30 किलोमीटर दूर है और इस क्षेत्र से लगातार बेलगोरोद पर हमले हो रहे हैं। रूस के सामने अपने क्षेत्र को सुरक्षित रखने के साथ साथ जीते हुए इलाकों को भी सुरक्षित रखने की चुनौती है। इस चुनौती से निपटने के लिए जरूरी है कि यूक्रेनी सेना का ध्यान ईस्टर्न फ्रंट लाइन से भटकाया जाए। इसीलिए पुतिन ने यूक्रेनी सेना को पीछे हटाने का मन बना लिया है और इसके लिए बेलारूस का इस्तेमाल किया गया है। बेलारूस के राष्ट्रपति ने युद्ध की तैयारी के आदेश जारी कर दिए हैं। लुकाशेंको ने अपने जनरल को युद्ध की तैयारी के आदेश दिए हैं। यूक्रेन से सटे क्षेत्रों में बेलारूस ने फौज की तैनाती बढ़ा दी है। यूक्रेन के करीब टैंक और एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए गए हैं। माना जा रहा है कि जल्द ही बेलारूस यूक्रेन पर रॉकेट हमले शुरू कर सकता है। बेलारूस से यूक्रेन पर हमले के सैन्य संकेत भी मिलने लगे हैं। बेलारूस के याक 130 फाइटर जेट
कीव क्षेत्र में घुसपैठ कर रहे हैं। बेलारूस के जेट ने 24 सितंबर को 3 बार यूक्रेन के वायु क्षेत्र में घुसपैठ की। 24 सितंबर को दोपहर 2:28 पर कीव क्षेत्र में घुसपैट की गई। इसके बाद चेरनीहिव और जाइटोमिर में भी घुसपैठ हुई। बेलारूस बॉर्डर से फौज हटाकर यूक्रेन ने कुर्स्क ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर तैनात कर दी है। पुतिन का प्लान है कि यूक्रेन पर ट्रिपल फ्रंट वॉर का दबाव बढ़ाया जाए ताकि यूक्रेन इन मोर्चों से सेना हटाकर बेलारूस बॉर्डर पर तैनात करे और रूस के जीते हुए इलाके सुरक्षित रह सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। रूस यूक्रेन जंग की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई है। उससे पहले ही नया वॉर फ्रंट धरती के उस इलाके में बन रहा है जो बर्फ की मोटी चादर से ढका रहता है, जहां का तापमान -60 डिग्री से भी कम रहता है, जहां इंसानी वजूद ना के बराबर है। हम बात कर रहे हैं आर्कटिक रीजन की, जहां महायुद्ध की संभावनाएं हर नए दिन के साथ आकार ले रही हैं। आखिर क्यों? देखिए इस रिपोर्ट में। बर्फ की मोटी चादर से ढका दुनिया का सबसे ठंडा इलाका, जहां जंग की आशंकाओं ने गर्मी बढ़ा दी है। वॉर एक्सपर्ट्स को आर्कटिक में प्रचंड युद्ध का डर सता रहा है। इतना ही नहीं, आशंका ये भी जताई जा रही है कि खून जमा देने वाली बर्फीली हवाओं में किसी भी वक्त बारूद की गंध मिल सकती है, जिसका असर सिर्फ आर्कटिक रीजन में ही नहीं बल्कि कई मुल्कों पर पड़ेगा। और जानते हैं वॉर एट आर्कटिक की आशंका के पीछे सबसे बड़ी वजह क्या है? महाबली रूस की जंगी तैयारी। अब तक तो आर्कटिक में रूस अमेरिका जैसे ताकतवर मुल्क हथियारों की तैनाती कर रहे थे, सैन्य अड्डों को एक्टिव कर रहे थे, मगर बर्फिस्तान में असल महायुद्ध की पटकथा इसी महीने लिखी गई, जब नेवल ड्रिल के दौरान रूस के जंगी बेड़े ने नॉर्वे की फिशिंग बोट पर फ्लेयर गन से फायर किया। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि 12 सितंबर को बैरेंट्स सी में रूसी सेना ने नेवल ड्रिल की। इस दौरान रूस के युद्धपोत ने फ्लेयर गन से फायर किया। रूसी नौसेना ने यह फायर नॉर्वे की फिशिंग बोट पर किया। नॉर्वे की फिशिंग बोट के कैप्टन ने इसी सप्ताह इस घटना का खुलासा किया, जिसके बाद पूरे आर्कटिक में हड़कंप मच गया। इतना ही नहीं, दावा यह भी किया गया कि नौसेना युद्धाभ्यास के दौरान रूसी नौसेना के जंगी बेड़े बैरेंट्स सी में मौजूद नॉर्वे के इकोनॉमिक जोन में भी दाखिल हुए, वो भी अवैध तरीके से। एक तरफ बैरेंट्स सी में रूसी नौसेना के जंगी बेड़ों ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया, तो वहीं बेरिंग सी में अलास्का के करीब रूसी वायुसेना के 2 Tu-95 परमाणु बॉम्बर मंडराते दिखाई दिए। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि रूस के एटमी बम वर्षकों ने अलास्का में मौजूद अमेरिका के एयर स्पेस में भी घुसपैठ की कोशिश की। रूस की यह जंगी तैयारी इस बात का पुख्ता सबूत है कि अब किसी भी वक्त ईस्टर्न यूरोप में धधक रही जंग की आग आर्कटिक को भी अपनी चपेट में ले सकती है, यानी जल्द ही बर्फिस्तान बम, गोला बारूद या फिर एटमी कोहराम से धधक सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। यूक्रेन फ्रंट फुट पर आकर हमले कर रहा है। ज़ेलेंस्की ने ऐलान कर दिया है या तो क्रीमिया पर यूक्रेन का कब्जा होगा या फिर क्रीमिया तबाह होगा। बड़े हमले का खतरा देखते हुए रूस ने क्रीमिया में मौजूद सेवेस्तोपोल बेस से अपने युद्धपोत हटा लिए हैं और उन्हें काफी दूर एक नए पोर्ट पर शिफ्ट कर दिया है। वो नया पोर्ट अबखाजिया है, जो काला सागर में यूक्रेन का नया टारगेट बन चुका है। यानी अब युद्ध का दायरा क्रीमिया से 650 किलोमीटर आगे रिपब्लिक ऑफ अबखाजिया तक पहुंचने वाला है। क्रीमिया पाने की चाहत में ज़ेलेंस्की ने ताबड़तोड़ हमले का फरमान जारी किया था। काउंटर ऑफेंसिव 2 में इतने जबरदस्त हमले किए कि रूस को सेवेस्तोपोल नेवल बेस से अपने युद्धपोत हटाने पड़े। कुछ वक्त के लिए नोवरोसिस्क पोर्ट पर उन्हें रखा। इस बीच अबखाजिया में एक पोर्ट बना रहा है।
जहां सभी युद्धपोत रखे जाएंगे। इस बीच जेलेंस्की ने धमकी दी है, रूस काला सागर में कहीं भी नेवल बेस बना ले, हम हर जगह जाकर रूस के युद्धपोत को तबाह कर देंगे। हालांकि इस तरह की धमकी पिछले साल अक्टूबर में भी दी थी, जब रूस ने अब्खाजिया में नेवल बेस बनाने का फैसला किया था। अब नेवल बेस का काम पूरा हो चुका है, इसलिए रूस कभी भी युद्धपोत वहां तैनात कर सकता है। दरअसल इसके पीछे रूस की नई युद्ध नीति है। अब्खाजिया की सेवास्तोपोल बेस से दूरी करीब 650 किलोमीटर है, यानी यूक्रेन अगर हमला करता है तो 650 किलोमीटर दूर उसे सी ड्रोन भेजने होंगे। जबकि यूक्रेन के पोर्ट ओडेसा से सेवास्तोपोल की दूरी 290 किलोमीटर है, यानी ओडेसा से अब्खाजिया बेस की दूरी 1000 किलोमीटर से ज्यादा हो जाएगी। ऐसे में उसे मीडियम रेंज की मिसाइल चाहिए या फिर F-16 से हमला करे, तभी अब्खाजिया को तबाह कर सकता है। जबकि ऐसा करने के लिए यूक्रेन को क्रीमिया पार करना पड़ेगा, जहां सिर्फ एक ही समुद्री मार्ग है। ऐसे में रूस उसके हमले को नाकाम कर सकता है। साथ ही रिपब्लिक ऑफ अब्खाजिया एक स्वायत्त स्टेट है जिस पर रूस का नियंत्रण है, जबकि 1992 तक जॉर्जिया उसे अपना हिस्सा मानता था। 1994 में यूएन ने सीज फायर एग्रीमेंट कराया था, लेकिन 2008 में जॉर्जिया की संसद ने अब्खाजिया को रूस के कब्जे वाला इलाका घोषित कर दिया था, जिसके बाद रूस का पूर्ण दखल हो गया। रूस का प्लान है, अगर क्रीमिया तक यूक्रेन की पहुंच हो भी जाती है तो वो अब्खाजिया के जरिए ब्लैक सी का नया कारोबारी रूट शुरू कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। चीन ने 44 साल के बाद समंदर में ICBM मिसाइल का परीक्षण किया है। ये टेस्ट प्रशांत महासागर में किया गया। चीन के इस टेस्ट को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल है कि क्या चीन टेस्ट के बहाने अमेरिका पर हमले की तैयारी में था। इस रिपोर्ट में आप भी देखिए। तारीख 25 सितंबर, वक्त सुबह 8:44। जगह प्रशांत महासागर का इलाका। सुदूर समंदर में एक मिसाइल गिरी, जिसके बाद पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। हड़कंप इसलिए क्योंकि यह चीन की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल थी, जिसने हजारों किलोमीटर का सफर तय कर अपने निर्धारित लक्ष्य को हासिल किया था। चीनी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रॉकेट फोर्स ने प्रशांत महासागर में ICBM मिसाइल लॉन्च की। इस ICBM मिसाइल पर डमी वॉरहेड लगा था। मिसाइल उसी समुद्री क्षेत्र में गिरी जहां उम्मीद थी। यह लॉन्च हमारे सालाना प्रशिक्षण अभ्यास का हिस्सा था। यह लॉन्च अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप है। किसी भी देश की ओर इसे टारगेट नहीं किया गया था। चीन की सफाई की वजह वो सवाल हैं जो इस टेस्ट के बाद उठने लगे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह मिसाइल अमेरिका पर दागी गई थी या फिर यह महज अमेरिका को चीन की चेतावनी थी। इन सुलगते सवालों की दो बड़ी वजह हैं। नंबर 1, 1980 के बाद चीन का अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा में पहला ICBM टेस्ट। नंबर 2, चीन का टेस्ट से पहले किसी देश को जानकारी नहीं देना। दरअसल चीन ने इंटरनेशनल वाटर में आखिरी बार 1980 में टेस्ट किया था। इसके बाद चीन ने कभी ICBM मिसाइल की टेस्टिंग समंदर में नहीं की। वही दावा है कि चीन ने टेस्ट की जानकारी किसी भी देश को नहीं दी। हालांकि चीन का दावा है कि जापान को इस टेस्ट को लेकर नोटिस भेजा गया था, लेकिन जापान ने किसी नोटिस के मिलने से साफ साफ इनकार कर दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, चीन ने यह भी साफ नहीं किया है कि उसने जिस इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया वो कौन सी मिसाइल थी, और ना ही यह साफ किया है कि उसने कितनी दूरी तय की।
मिसाइल लॉन्च ऐसे समय पर हुआ है जब इस साल की शुरुआत में हिंद प्रशांत क्षेत्र में दिखी नई अमेरिकी मिसाइल प्रणाली को लेकर चीन नाराज है। चीन के अधिकारियों ने इसे लेकर कई बार शिकायत की है। अमेरिकी सेना ने अप्रैल में फिलीपींस में अपना टाइफून मिसाइल सिस्टम भी तैनात किया है। ऐसे में चीन का टेस्ट अमेरिका के लिए बड़ी चेतावनी माना जा रहा है।